नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और आज हम बात करेंगे कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में। कॉन्करेंट ऑडिट अगर हम देखें किसकी कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है कॉन्करेंट ऑडिट हर उस ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है। फॉरेन एक्सचेंज में तो सर AD1, AD2 और FFMC तीन ऑर्गेनाइजेशन डील करती है और आने वाले समय में तो AD1, AD2, FFMC और FXCS भी करेंगे। एक नई कैटेगरी और बॉर्न हो रही है जिसको फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाएगा। और आई थिंक जब तक ये स्कीम एप्लीकेबल होगी उसके 2 साल तक तो डेफिनेटली FFMC चलती रहेंगी और उसके बाद वो FFMC या तो FXCS में कन्वर्ट होंगी या AD2 में कन्वर्ट होंगी। तो आने वाले अगर देखें 3 साल बाद तो डेफिनेटली AD1, AD2 और FXCS रहेंगे। पर अभी के समय में AD1, AD2, FFMC और अभी निकट भविष्य में FXCS की ऑडिट के बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट मेन कंटेंट हम शुरू करने से पहले आपसे करना चाहते हैं कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब तक पहुंच सकें। और थैंक यू सो मच, आपने अब तक जितना साथ दिया है हमारा। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के तहत। पहले एक बार ये हमारा नया रूल है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑफ मनी चेंजिंग एक्टिविटीज के पैरा 18 के तहत कॉन्करेंट ऑडिट रूल होता था अब तक पहले, और आज के दिन भी उसी नियम के तहत ही कॉन्करेंट ऑडिट रूल हो रहा है। बट हम बात कर रहे हैं भविष्य में। भविष्य में जब ये नई ऑथराइजेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी तो तब कैसा सिनेरियो रहेगा। तो एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं और कुछ चेंजेस होंगे उस पर डिस्कस करते हैं। आइए, कॉन्करेंट ऑडिट सबसे पहले था पैरा 18, अब है सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 जिसमें ऑफ न्यू ऑथराइजेशन पॉलिसी, जिसमें बोला जाता है एन एंटिटी ऑथराइज इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 6 ऑफ दिस फ्रेमवर्क। अब सेक्शन 6 के अंदर कौन सी एंटिटी है, वो है AD2। शैल इंश्योर इंडिपेंडेंट एंड पीरियोडिक ऑडिट। देखिए, पीरियोडिक ऑडिट तो पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, पर इंडिपेंडेंट ऑडिट एक नया शब्द है। पहले डिपेंडेंट ऑडिट होता था। अब पहले का नियम जरा समझ लेते हैं। पहले का नियम ये था कि ऑडिट कोई भी व्यक्ति कर सकता था। मतलब पहले का नियम कहने का मतलब है कि जो आज करंटली एप्लीकेबल है, मतलब हम भविष्य में तो डेफिनेटली इसके हिसाब से करना होगा, बट पुराने नियम के हिसाब से ऑडिट कोई भी व्यक्ति कर सकता था। उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं था। मतलब डिपेंडेंट भी हो सकता है व्यक्ति, मतलब आपके ऑफिस का एम्प्लॉय जो आपकी आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है और वो आपकी कंपनी की कॉन्करेंट ऑडिट भी कर रहा है। तो इससे इंडिपेंडेंट हमारा आने वाले समय में जब ये स्कीम लागू होगी तो AD2 जितने भी हैं वो अपनी ऑडिट एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के थ्रू करवाएंगे। और पढ़ते हैं अभी, बस इस पे और डिस्कशन है, बहुत सारा डिस्कशन है आज हमारे कॉन्करेंट ऑडिट के ऊपर ही पूरी व्याख्या है। Shall ensure independent and periodic audit to regularly assess the adequacy and effectiveness of its procedures, controls and its compliance with regulatory requirements। अब देखिए, ऑडिटर डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा भविष्य में। पीरियोडिक ऑडिट होगा, मतलब हर पीरियोडिक मंथली टू रेगुलरली असेस द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसीजर्स। भाई देखो, प्रोसीजर्स मतलब इंटरनल कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स, और जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनके कंप्लायंस के बारे में प्रॉपरली एक ऑडिट कंडक्ट होगा। इट शैल पुट इन प्लेस अ सिस्टम ऑफ फुल स्कोप कॉन्करेंट ऑडिट। अब यहां पे एक और बात पर तवज्जो देना चाहते हैं हम। पहले के नियम में ऑडिटर साहब के पास एक ऑप्शन होता था, 80% ट्रांजेक्शन अभी कर लो, 20% ट्रांजेक्शन अगले ऑडिट के पीरियड में कर लेना। पर यहां पे वो ऑप्शन खत्म कर दिया गया उनके हाथ में से। अब उनको पूरा काम करना ही पड़ेगा, पूरी ऑडिट इसी महीने करनी पड़ेगी, पिछले महीने के सारे ट्रांजेक्शन की। मतलब फुल स्कोप कॉन्करेंट ऑडिट को विशेष तौर पे तवज्जो देके पढ़ाना चाह रहा हूं मैं। फुल स्कोप कॉन्करेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय देम कौन है, यहाँ पे AD2 है, which is commensurate with the scale, nature and complexity of its operation and shall be at least on monthly basis। मंथली ही ऑडिट होगा, क्वार्टरली का कोई प्रावधान नहीं है, क्वार्टरली खत्म कर दिया जाएगा। शेल बी ऑन मंथली बेसिस बाय अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अब कौन व्यक्ति है जो
किसी भी कानून के तहत ऑडिट करने के लिए सक्षम माना गया है। पहली बात है, कानून है द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 और वो व्यक्ति है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आने वाले समय में 82 विशेष तौर पे ध्यान दें, आपकी ऑडिट एक सीए साहब करेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा आपके ऑफिस का। सीए साहब का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उस व्यक्ति का, उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस सीए साहब की फर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी से, किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट, वो जो मर्जी अपनी रिपोर्ट में लिखी, आपका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। अच्छा, आगे चलते हैं। The concurrent auditor should check all the transactions and ensure that the same are undertaken by the instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time. अब concurrent auditor चेक करेंगे सारी ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, चाहे जो मर्जी ट्रांजेक्शन हो रखी हो, चाहे 82 ने खुद करी हो। अब 82 के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी के करंट सिनेरियो में 82 जो होता है, करेंसी वितरण का काम तो करता ही है, सेल परचेज का। फिर वो आउटवर्ड रेमिटेंस में काम कर लेता है, ट्रैवल कार्ड अपना खुद का बना के काम कर सकता है। देखो ये कितना पावरफुल एक अस्त्र है उनके पास। उसके बाद आप एमटीएसएस में तो काम कर ही सकते हैं। अभी फिलहाल तो यही कर रहे हैं जी, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के तौर पे 82। बट आने वाले टाइम में बिजनेस रेमिटेंसेस भी उनसे रूट होंगी, तो डेफिनेटली 82 विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिए। बहुत सारी शक्तियां आपकी तरफ बढ़ रही हैं, तो आपको सजग पहले होना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्कोप। अब यहाँ पे बदलाव आया जी एक, द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी लेट इन द बोर्ड अप्रूव पॉलिसी। पहले के टाइम में कॉन्करेंट ऑडिट का स्कोप जो है वो आप अपने मन से रख लेते थे, पर अब के टाइम में कॉन्करेंट ऑडिट का जो स्कोप है, हालांकि रिजर्व बैंक ने पैरा 18 में 4 मार्च 2022 को मास्टर डायरेक्शन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज अपडेट की थी, और वहां पे भी 6 पॉइंट इंक्लूसिव तौर पे सजेस्टिव डाले गए थे जो जिनको पढ़ के ऑडिटर को अपना ऑडिट प्लान करना चाहिए। बट आने वाले टाइम में कॉन्करेंट ऑडिटर का स्कोप जो है वो आपकी कंपनी की पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ। यहाँ पे कौन सी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं भाइयों? यहाँ पे हम केवाईसी एएमएल सीएफडी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऑडिट पॉलिसी बना सकते हैं, पर उसके अंदर लिखा होना चाहिए अपनी कंपनी का पूरा स्कोप ऑडिट का। which shall inter alia include the KYC AML CFT related areas। अब ये छोटे से 5 शब्द लिखे हुए हैं सिर्फ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात है। एक ऑडिटर के तौर पे सोचिए, कॉन्करेंट ऑडिटर कह रहा है कि मैं 82 की जगह पे आया। कॉन्करेंट ऑडिटर कौन है? यहाँ पे एक सीए साहब है, वो एक 82 की ऑडिट करने के लिए गए हैं। वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हम आज तुमने जितनी भी करेंसी बेची है उनके डॉक्यूमेंट दिखा दो, हमें चेक करने हैं। 82 कह रहा है अरे हमारे यहाँ पे तो कुछ होती नहीं, हमने तो इंडिया में 50 82 एफएक्सीएस अपॉइंट कर रखे हैं, और उनके यहाँ पे वो कर रहे हैं करेंसी सेल, मतलब करेंसी वितरण का पूरा रिटेल काउंटर ही हमारा बाहर है जी, हम तो रिटेल करते ही नहीं, अब बहुत काम है हमारे पास। अब ऑडिटर कहता है मैं केवाईसी कैसे चेक करूं? अब ऑडिटर कहेगा यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को टिकट बनवाओ, मेरी अलग अलग क्षेत्रों में मैं जा रहा हूँ, सबके सबके यहाँ जाऊंगा, ऑडिट करके आऊंगा। हाँ डेफिनेटली ये कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर साहब। आपकी कंपनी 82 की अकाउंटेंट ऑडिटर आपके किसी भी एफएक्सीएस के ऑफिस में जाएंगे और हर महीने डॉक्यूमेंट चेक करके आ सकते हैं, बट ये बहुत मेहनत वाला काम है। दूसरा ऑप्शन एफएक्स 82, क्योंकि एफएक्सीएस जो है वो पूरी तरह से 82 के ऊपर निर्भर होगा, तो एफएक्सीएस को निर्देश दे 82 कि अपना ऑडिट कराओ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीए साहब भी हो सकते हैं, सीएस भी हो सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए भी हो सकते हैं, एनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर बीइंग टू डू द ऑडिट, और वो व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए पहली बात। अब जो सीए साहब है बेसिकली 82 जो है वो अपने एफएक्सी को निर्देश दे कि अपना ऑडिट कराओ और हर महीने कॉन्करेंट ऑडिट हमारे सीए साहब को भेजो। अच्छा, अब सीए साहब क्या करेंगे उस ऑडिट रिपोर्ट का? भाई अगर वो ऑडिट रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई है वो जो एफएक्सी की ऑडिट रिपोर्ट है वो विधि विधान से बनी होगी, तो 82 की जो कॉन्करेंट ऑडिटर साहब हैं वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसको बोलते हैं, उसके लिए हमारा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होता है जिसको बोलते हैं an auditor can rely on the audit reports of the other auditors। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक
82 के कॉन्करेंट ऑडिटर का वजन कम हो जाएगा अगर वो दूसरे ऑडिटर से मिलजुल के काम करे। और अच्छा, अब इससे एक बात पॉइंट यहाँ में नया क्रिएट होता है कि क्या एफएक्सी की भी ऑडिट होगी? बिल्कुल होगी यार, क्योंकि रिटेल सेल का काउंटर ही वही है, गलती वही हो रही है। अगर वो गलती करता पाया जाएगा तो 82 फंस जाएगा। 82 के इतना शक्तिशाली लाइसेंस की ओर बात आ जाएगी उसकी छोटी सी गलती की वजह से। तो डेफिनेटली 82 आप अपना एंटाइटलमेंट किसी भी एफएक्सी को देते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो व्यक्ति विधि विधान से काम करे और उसकी गुणवत्ता भी आपकी जिम्मेदारी है। ऑडिट या तो आप करवाएं या उसको इतने कड़े नियमों से बांधें कि उसके लिए ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाए और उसकी ऑडिट भी उसी तर्ज पे हो जिस तर्ज पे आपकी ऑडिट हो रही है। चलो, अब ऑडिट इस किस चीज की होगी, क्योंकि इसका मतलब पिछले अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि केवाईसी पॉलिसीज एफएक्सी भी बनाएगा आने वाले समय में, क्योंकि एफएक्सी पॉलिसी सॉरी केवाईसी पॉलिसीज पूरी तरह से एफएक्सी के ऊपर भी लागू है, क्योंकि रिटेल काउंटर ही वही है, करेंसी सेल परचेज उसी के ऑफिस के सामने क्रिमिनल आ रहा है, उसी के ऑफिस के सामने ट्रैवलर आ रहा है, उसको ही आइडेंटिफाई करना है वो व्यक्ति सही है कि गलत है। तो कॉन्करेंट ऑडिटर को सुनिश्चित करे कि एफएक्सी की ऑडिट प्रॉपरली हो रही है और उस प्रॉपर ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट को रिलाय करके वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो केवाईसी वाला पार्ट यहाँ पे है कि सिर्फ एडिट कॉन्करेंट ऑडिटर को 82 के यहाँ पे करेंसी सेल हुई उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी एफएक्सी के ऑफिस के अंदर जितनी करेंसी सेल हुई है उस पर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वाली करेंसी की सेल भी 82 की किताबों में रिकॉर्ड होगी। चलो ठीक है, ये बात क्लियर हो जाता है। दूसरा, कॉन्करेंट ऑडिटर साहब टाइमली सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, उनके स्कोप में रहेगा ये बात। दूसरा कि स्टेटमेंट्स कौन कौन सबमिट होनी होती है आपकी, जितनी भी राइट ऑफ स्टेटमेंट हो गई, आपकी टर्नओवर रिपोर्ट, नेट ऑन फंड्स, इन सब का विशेष तौर पे ध्यान रखें। उसके बाद वेरिफिकेशन दैट प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर आर बीइंग मेंटेन्ड, एफएलएम 1 2 3 5 6 7 8 सारी पूरी मेंटेन होगी, इसमें ये सब अपना ओपिनियन देंगे, करेंसी मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, विशेष तौर पे ध्यान। वेरिफिकेशन दैट ऑल मनी चेंजिंग हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये एक इतना ज्यादा सॉफ्ट, इतना ज्यादा कठिन पॉइंट है जिसमें बोले कि कॉन्ग्रेटर साहब इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि 82 के ऑफिस में और उसके एफएक्सी काउंटर्स के यहाँ पे कोई भी कैश में करेंसी का वितरण ना हो रहा हो, क्योंकि वो एक जुर्म है। उसके बाद वेरिफिकेशन दैट ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैज बीन ड्यूली एडहर्ड टू, दैट ट्रांजैक्शन लिमिट्स एक $3000 की लिमिट है, $5000 की लिमिट है, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिए। ये वाला पॉइंट जो है, वेरिफिकेशन दैट द ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैज बीन ड्यूली एडहर्ड टू, ये वाला पॉइंट पहले नहीं था, पैरा 18 ऑफ मास्टर डायरेक्शन ऑफ मनी चेंजिंग एक्टिविटीज में नहीं था, इस बार लिखा हुआ है। तो इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान रखना 82 भाइयों और उनके सीए साहब और उनके कॉन्ग्रेटर साहब। उसके बाद वेरिफिकेशन दैट पेमेंट रिसीव्ड इन नॉन कैश मोड फ्रॉम कस्टमर इफेक्टेड इन द बैंक्स, ये तो डेफिनेटली पहले भी था अब भी है, बहुत सही बात है, ये तो चेक करोगे ही आप। उसके बाद वॉयलेशंस, ये बात नहीं आई है, इसका मतलब इन 6 मुद्दों के अलावा भी दुनिया भर के कंप्लायंसेस हैं जो एक 82 के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और उनसे कनेक्टेड एफएक्सी के ऊपर होंगे। ऑडिटर साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है उन सबको चेक करें। अच्छा, इफ एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स are required to certify that the concurrent audit and the internal control system are working satisfactorily। ये पहले भी होता था अब भी है, इसका मतलब है कि आपके स्टैच्यूट कॉन्करेंट ऑडिटर का चयन तो आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है, वो व्यक्ति गुणवान है, उसको कानून की समझ है, आपको अच्छा ज्ञान दे पा रहा है, आपको सही मार्गदर्शन देने में हेल्प करेगा आपका कॉन्करेंट ऑडिटर। पर उसके भी काम को चेक करने के लिए उनसे भी बड़े सीए साहब आपके ऑफिस में मौजूद है जिनको बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। साल में स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो आपको रिजर्व बैंक को सबमिट भी करना पड़ता है। 82 विशेष तौर पे ध्यान दें, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट आपको अपने कॉन्करेंट ऑडिटर की सारी रिपोर्टें सबमिट करनी चाहिए अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर साहब को, और फिर वो समय लेके आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट बनाएंगे और उसके बाद वो सर्टिफिकेट देने के बाद कॉन्करेंट ऑडिटर का काम पूरा माना जाता है। तो कॉन्करेंट ऑडिट के केस में अभी इसको समअप करते हैं, काफी लंबी वीडियो हमारी ये हो चुकी है ऑलरेडी, कि
अभी करंट सिनेरियो में एफएफएमसी AD2 और AD1 करेंसी बेचते हैं। AD1 से अभी हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में जरूर हम उनकी भी ऑडिट के बारे में जिक्र करेंगे। अभी हम AD2 और एफएफएमसी के बारे में बात कर रहे हैं। करंट पोजीशन के हिसाब से AD2 और एफएफएमसी की ऑडिट पैरा 18 ऑफ मास्टर डायरेक्शन ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज के तहत हो रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आपकी ऑडिट कर सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति गुणवान और उसको जानकारी होनी चाहिए नियमों की, कानूनों की। डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट करेगा बिल्कुल विधि विधान से। आने वाले समय में इंडिपेंडेंट व्यक्ति करेगा, एक सीए साहब करेंगे, हर कोई भी व्यक्ति करेगा जो किसी भी कानून के तहत ऑडिट करने के लिए सक्षम माना गया है। सीए साहब करेंगे तो यूडिन भी निकलेगा। अच्छा, उसके बाद अभी आने वाले समय में AD2 रहेगा, AD1 रहेगा और FXC रहेगा। AD1 के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। AD2 और FXC, AD2 के ऊपर ये वाला नियम अप्लाई होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। FXC के ऊपर रिजर्व बैंक ने कोई नियम नहीं बनाया हुआ, बट हाँ जिम्मेदारी AD2 की है, तो AD2 अपने नियम आप खुद बनाए, कड़े नियम बनाए कि चूक FXC के पॉइंट पे भी ना हो। इस आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही योगदान था। बाकी आने वाले समय में आपसे और भी मिलेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप तक हमारा ज्ञान निर्बाध गति से पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका शुभचिंतक राजीव अग्रवाल। थैंक यू।